नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल मार्केट आउटलुक 2017, जहां हम बातचीत करेंगे कि बाजार अगले एक साल में कैसा रहेगा, कौन से ट्रिगर्स होंगे जो बाजार पर हावी रहेंगे और क्या ये साल आपको रिटर्न देकर जाएगा या फिर नहीं, और कौन से वो शेयर्स और सेक्टर्स जो पैसा बना सकते हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर राशेष शाह हैं हमारे साथ, चेयरमैन एडवाइस ग्रुप के। हमारे साथ नीलेश शाह हैं कोटक एएमसी से, और साथ ही दिलीप भट्ट हैं हमारे साथ, जो कि जॉइंट एमडी हैं प्रभुदास लीलाधर से। तीनों ही मेहमानों का इस शो में स्वागत है और आप तीनों को ही नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद यही करते हैं कि जो अगला साल है वो आपके लिए भी मंगलमय हो। लेकिन मिस्टर शाह, पहले आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। 2016 तो एक बड़ा इवेंटफुल ईयर रहा है और 2017 भी वैसा ही रहने की संभावना है। आपके हिसाब से मार्केट की दिशा और दशा 2017 में कैसी रहेगी? कौन से ट्रिगर्स सबसे इंपॉर्टेंट होंगे? आई थिंक जो एटलीस्ट 2016 में स्पेशली इन द सेकेंड हाफ जो हमने ग्लोबल अनसर्टानिटी देखी है, इंडिया में भी डीमोनेटाइजेशन की वजह से 1-2 महीने का स्लो डाउन हुआ है, तो मेरा तो ये मानना है कि ओवरऑल 2017 अच्छा रहना चाहिए। हालांकि फर्स्ट क्वार्टर थोड़ी अनसर्टानिटी अभी भी रहेगी, बिकॉज अर्निंग्स आउटलुक भी होगा, एफआईआई एलोकेशन के ऊपर भी थोड़ा अनसर्टानिटी है, तो फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा अनसर्टानिटी है। बट फॉर द बैलेंस ऑफ द ईयर मैं काफ़ी पॉजिटिव पॉजिटिव हमारा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि एक तो आई थिंक ये जो डीमोनेटाइजेशन के बाद गवर्नमेंट अगर इनकम टैक्स रेट कम करती है, आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट कम करती है, और ये मानना है काफ़ी लोगों का कि एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर में आरबीआई का एक इंटरेस्ट रेट कट तो आएगा, और अगर ग्लोबली ऑल्सो यूएस इकोनॉमी थोड़ी अपटिक पे आ जाती है, अगर वो इकोनॉमी अच्छा करना स्टार्ट करती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए भी वो अच्छा होगा। ऑयल प्राइस भी मेरे हिसाब से स्टेबल रहना चाहिए बिटवीन अबाउट $55 to $60, और इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब देखते हैं तो मेरा ये मानना है कि आउटसाइड द फर्स्ट क्वार्टर, द नेक्स्ट 3 quarters आफ्टर दैट आने वाला साल काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। और जो आपने कहा अनसर्टानिटी, वॉलेटिलिटी 2016 की थी, ये बेस के ऊपर 2017 में कुछ अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होना चाहिए। जी, इनफैक्ट नीलेश जी, जैसे कि अभी राशेष जी ने भी कहा कि एफआईएस फ्लोज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि अगले एक साल में कैसे वो टर्न आउट होते हैं। तो मैं इसी पर आपसे कमेंट लेना चाहती हूं, क्योंकि आप देखिए, अगर पिछले कुछ सालों का हम देखें एफआईएस फ्लोज का रुझान, तो इंडियन मार्केट्स एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है एफआईएस की ओर से। लेकिन इस साल का ट्रेंड काफी डिसअपॉइंटिंग रहा। इक्विटी और डेट मार्केट दोनों से ही एफआईएस ने लगातार पैसा निकाला है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगला जो साल रहेगा, जो कैलेंडर 2017 होगा, वो एफआईएस फ्लोज के लिए कैसा रह सकता है? क्योंकि काफी सारी वॉइसेस ये हैं कि यूएस में जो इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव हो रही है, जो बॉन्ड यील्ड्स का बिहेवियर है, जैसे डॉलर स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वापस यूएस की तरफ फ्लोज को रिवर्स कर सकता है। तो ऐसे में एफआईएस फ्लोज क्या लोअर साइड पर या फिर टुवर्ड्स वीकर साइड ही रह सकते हैं 2017 में? अगर हम बॉन्ड मार्केट में देखें तो तकरीबन 47,000 करोड़ रुपया एफआईआईस ने विड्रॉ किया है, और ये सारा पैसा बनाने के बाद विड्रॉ हुआ है। अगर हम बॉन्ड मार्केट का इंडेक्स देखें तो भारत उसमें मेंबर नहीं है, हम इंडेक्स के बाहर के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। जैसे कोई मिड कैप स्टॉक निफ्टी या सेंसेक्स में मेंबर नहीं होता, वैसे हम हैं। अब हमारे यहाँ पे ब्याज के दरों में कटौती हुई है, हमारी कैरी भी बहुत अच्छी थी, और बाकी देशों की तुलना के समक्ष रुपया काफ़ी कम गिरा है। ये तीनों कॉम्बिनेशन ने अच्छी कैरी, कम डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी और ब्याज के दरों में कटौती, ये तीनों ने मिला के भारत की डेट के ऊपर एफआईआई के लिए बहुत अच्छा रिटर्न पैदा किया है। अब एफआईआई के सामने दुविधा ये है कि जो नॉन इंडेक्स स्टॉक लिया था वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो वो प्रॉफिट बुक करे कि नहीं करे। मेरे हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग का अंदेशा लिया है, बिकॉज़ नॉन इंडेक्स स्टॉक के ऊपर उन्होंने इतना सारा पैसा बनाया है, और इसलिए वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं, और उस वजह से हमें एक एफआईआई की सेलिंग डेट मार्केट में दिख रही है। जो इक्विटी मार्केट में रिडम्पशन हो रहा है एफआईआई का, वो इसलिए हो रहा है कि एक बाकी देशों की मार्केट हमारी देश के समक्ष काफ़ी गिर चुकी थी, उनकी करेंसी भी काफ़ी डिप्रिशिएट हो चुकी है, तो वैल्यूएशन वाइज वो लोग बहुत सस्ते हो गए हैं,
ऑब्वियसली वहाँ पे निवेश करके एफआईआई ने लॉस भी ज़्यादा लिया है, बट आज की तारीख में बिकॉज़ वो बहुत सस्ते हो गए हैं तो शायद लोगों को भारत बेच के वहाँ पे थोड़ा पैसा डालने का मन हो रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि यूएस में इक्विटी मार्केट तेज़ी पे है और उनकी जो डेट मार्केट है वहाँ पे भी ब्याज के दरों में बढ़ोतरी हुई है, तो कुछ पैसा लोग इक्विटी से डेट मार्केट में लगा रहे हैं। उस वजह से इमर्जिंग मार्केट फंड्स में रिडम्पशन आ रही है, तो उसका नतीजा भी हम एफआईआई की सेलिंग के रूप में देख रहे हैं। दोनों मेरे हिसाब से डेट और इक्विटी दोनों की एफआईआई बिकवाली जो है वो भारत से ज़्यादा ग्लोबल परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। अब इस पैसे को हम कैसे वापस लेके आ सकते हैं? मेरे हिसाब से अगर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा दें, अर्निंग्स की रफ्तार बढ़ा दें और बजट के अंदर फिस्कल कमिटमेंट को ऑनर करें, तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके ये सारा पैसा वापस आ जाए। मिस्टर भट्ट, आपकी राय क्या है? 2017 के लिए इक्विटी मार्केट्स की परफॉर्मेंस कैसे रह सकती है? एक वॉलेटाइल ईयर हो सकता है या फिर हम हो सके 4 महीने बाद या फिर 5 महीने बाद वापस से नए हाईस्ट को अप्रोच करने की कोशिश भी कर सकते हैं? सर्टेनली मुझे लगता है कि 2017 जो कैलेंडर ईयर रहेगा वो भी एक बहुत चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। हम एक नए सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शंस की तरफ चल रहे हैं, अ न्यू सिस्टम ऑफ डूइंग बिजनेस। जो ये प्रधानमंत्री ने जो ये डीमोनेटाइजेशन जो किया है, इट इज़ सर्टेनली एक्सट्रीमली गुड फ्रॉम एवरी एंगल इन द लॉन्ग रन। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है जहाँ पर जिसको हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। उसमें यही आएगा कि किस हद तक और कितनी जल्दी इंडिया रिकवर करती है, इट गेट्स बैक ऑन टू इट्स फीट, और कितना टाइम लगेगा उसको टू गेट बैक टू द फीट, और कितनी जल्दी से वो मोमेंटम पकड़ लेते हैं। बिकॉज सर्टन पैरामीटर्स लाइक टैक्स, ऑल दोज थिंग्स विल लुक गुड, द कलेक्शन विल लुक गुड, लेकिन जहाँ तक इकोनॉमिक ग्रोथ का सवाल है, रिकवरी का सवाल है, वो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रह सकता है। जो हमको लगता है 1 अप्रैल से शायद इट विल कम बैक ऑन द मोमेंटम। सो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर बहुत चैलेंजिंग रह सकते हैं, बिकॉज अर्निंग्स द वे द वैल्यूएशंस आर एट द मोमेंट वो सर्टेनली फंडामेंटल्स के बिहाइंड है। और हम दूसरी बात को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ा बहुत चेंज आया है, FIIs also have become sellers. Unless and until they become buyers or they come back or they stop selling, the sustainability of the markets will always remain a question mark. तो मुझे लगता है 2017 also at least the first 3 months to 6 months will remain challenging, और इसके बीच में एक प्री बजट रैली देखने को मिल सकता है, वो वेरी मच पॉसिबल है। जी राशेष जी, इक्विटी मार्केट्स की पोजीशनिंग आपको कैसे लग रही है? क्योंकि आप देखिए दिवाली से पहले जब सितंबर अक्टूबर में 8800 8900 के लेवल्स मार्केट टच कर रहा था तो थोड़े वैल्यूएशन कंसर्न्स एमर्ज हुए थे, लेकिन अब इंडेक्स जो है वो 8100 के नजदीक आ चुका है। तो ऐसे में पोजीशनिंग कैसी लग रही है? क्योंकि वैल्यूएशन में सुधार हुआ है, क्या यहाँ से बाजार में भी सुधार की उम्मीद रखनी चाहिए? वेदर 2017 में होगा कि 18 में होगा ये तो बहुत हार्ड है कहना, लेकिन जो एक्विटी मार्केट का अभी जो पोजीशनिंग है ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं और इफ़ यू लुक एट अर्निंग्स यील्ड वर्सेस इंटरेस्ट रेट, द मार्केट बहुत अच्छी तरह पॉइज्ड है। और ये जो करेक्शन हुआ है लास्ट 1-2 महीने में, ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें जो थोड़ी ओवर हीटिंग थी, जो थोड़े वैल्यूएशंस हाई हो गए थे, वो भी अभी रीज़नेबल होने स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरा मानना है कि अगर फर्स्ट क्वार्टर का भी जो अर्निंग्स का अनसर्टेनिटी है उसको लेके भी अगर मार्केट सबड्यूड रहे तो उसके बाद अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही इन्वेस्टर्स के लिए। वो उसका रिटर्न 17 में आएगा कि 18 में आएगा ये तो हार्ड है कहना, लेकिन जहाँ पे एक्विटी मार्केट अभी पॉइज्ड है, ये आई थिंक एक्विटी इन्वेस्टिंग में अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगी इन्वेस्टर्स के लिए। जी, तो इक्विटी मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की आएगी, ऐसा राशेष जी मानते हैं। लेकिन नीलेश, अब बजट नज़दीक है
और इस बार का बजट कई मायनों में अहम है क्योंकि एक महीना पहले आ रहा है, रेलवे बजट मर्ज हो चुका है और डीमोनेटाइजेशन के बाद का बजट है, तो अनाउंसमेंट्स जो होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि कंज्यूमर फ्रेंडली और टैक्स फ्रेंडली बजट हो सकता है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर ये मानकर चला जाए कि ठीक है कंज्यूमर्स को टैक्स बेनिफिट सरकार दे सकती है डीमोनेटाइजेशन के इफेक्ट को नेगेट करने के लिए, तो क्या ये सही मायने में सेंटिमेंट्स को हेल्प करेगा रिवाइव करने में, और ऐसे में जो कंजम्पशन स्टॉक्स हैं क्या वो एक पुल बैक देने की भी कोशिश कर सकते हैं? डेफिनेटली इस वक्त हमारी उम्मीद यही है कि वित्त मंत्री इस बजट में कंज्यूमर सेंटिमेंट को प्रोत्साहित करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे और उस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि एक जो मिनिमम इनकम टैक्स की लिमिट है 2.5 लाख रुपए की, वो बढ़ाई जाएगी। दूसरा जो टैक्स क्लास है, टैक्स का स्लैब है, उसको भी थोड़ा बढ़ाया जाएगा। और तीसरी चीज़ है कि जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी की जाएगी ताकि एक रिटेल निवेशक के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो और वो उसका पैसा खर्च करके इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपना दायित्व निभा सके। जी राजेश जी, बजट की बात हो रही है तो मैं जो इक्विटी मार्केट से होने वाली कमाई पर टैक्स लगने की बात सामने आई, जो पीएम मोदी ने कहा, उसके बाद एफएम की ओर से भी क्लैरिफिकेशन आया कि कोई टैक्स लगाने की योजना नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का दायरा बढ़ाया जाता है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का पर जो टैक्स लगता है उसको बढ़ाया अगर गया, तो क्या ये सेंटिमेंट्स खराब कर सकता है इक्विटी मार्केट्स में और इसके होने की कितनी प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है? मेरा मानना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 साल हो या 3 साल हो, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है जो काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में वो SIP के थ्रू आ रहे हैं। अभी SIP एवरी ईयर अबाउट 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़ का इनफ्लो आ रहा है। काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स इंश्योरेंस के थ्रू आ रहे हैं। तो अब अगर देखें तो 1 साल हो या 3 साल हो, जो अभी इक्विटी इन्वेस्टर्स का जो अप्रोच है इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका कहना भी ठीक है कि सेंटिमेंट पे थोड़ा असर आ सकता है। आई ऑल्सो थिंक गवर्नमेंट को कुछ इतना बड़ा फ़ायदा भी नहीं होगा 1 साल से 3 साल करने के लिए, और थोड़ा सेंटिमेंट पे असर होगा। लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इससे कुछ इट विल नॉट मेक एनी बिग डिफरेंस टू इन्वेस्टर्स। जी, इनफैक्ट मिस्टर भट्ट, ये सेम क्वेश्चन आपसे भी होगा। अगर LTCG का दायरा बढ़ाया गया या फिर STCG पर परसेंटेज टर्म्स में टैक्स बढ़ाया गया तो क्या बाजार इसको डाइजेस्ट करेगा या फिर एक नेगेटिव रिएक्शन भी आ सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें सेंटिमेंट पे जरूर इम्पैक्ट आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम अभी भी एकदम नेसेंट स्टेज में हैं जहां पर हम यही सोच रहे हैं कि और इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट में आने वाले हैं, तो उनको भी वो एश्योरेंस देना बहुत नेसेसरी है कि यहाँ पर से उनको जो रिटर्न्स मिलेंगे स्टॉक मार्केट में, जो रिटर्न्स मिलेंगे, दैट ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स टू बी द बेस्ट। और ये इक्वेशन में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है तो शायद जो हम एक्सपेक्ट करें कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो अब फिलहाल म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत फेरफार आ जाए तो डोमेस्टिक फ्लो ऑल्सो कैन गेट इम्पैक्टेड सर्टेनली। बट मुझे लगता है जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया है कि देयर विल बी नो इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म गेन्स, आई थिंक दैट इज सर्टेनली टू बी टेकन, टू बी एक्नॉलेज्ड विथ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। जी राजेश जी, ये Q3 के नंबर्स को लेकर क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्योंकि अब अर्निंग सीजन की कुछ ही दिनों बाद शुरू हो जाएगी और डीमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट डेफिनेटली अर्निंग्स पर होगा ऐसा भी माना जा रहा है, लेकिन आपके लिहाज से ये इम्पैक्ट कितना सीवियर हो सकता है और कितना स्ट्रेच कर सकता है? ऑलरेडी अर्निंग्स ऑलरेडी रिकवर हो रहे थे काफ़ी सेक्टरों में, लेकिन ये जो क्वार्टर है, 3rd क्वार्टर जो अभी ख़त्म होने वाला है, दिसंबर वाला क्वार्टर और आने वाला क्वार्टर जन फेब मार्च वाला, इसमें आई थिंक अर्निंग्स का स्लो डाउन तो होना ही है बिकॉज ऑफ द डीमोनेटाइजेशन। काफ़ी सेल्स स्लो हो गए, काफ़ी बाइंग पोस्टपोन हो गई है। तो ये तो आई थिंक अभी ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन में है। एनालिस्ट ने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट भी रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये 2 क्वार्टर का एक छोटा सा बेस हो जाएगा और ये बेस के ऊपर हम जो देखेंगे अगले साल अप्रैल ऑनवर्ड्स,
जो ग्रोथ हो रहा था वो वापस स्टार्ट होगा, और ये जो छोटा बेस भी हो गया उसके ऊपर भी ग्रोथ अच्छा दिखेगा। जी मिस्टर भट्ट, अब जनवरी मंथ जो है वो एक और लिहाज से अहम है, और वो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस में अपना कामकाज संभालेंगे और तब क्लियर होगा कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो क्या होंगी, क्योंकि अभी भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन ट्रंप पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट आप इंडिया पर देखते हैं? क्या ये कोई रिस्क पोज कर सकता है इंडियन मार्केट्स में? मुझे लगता है कि हम इसकी जैसे मैंने पहले कहा कि ओवरऑल इंटरनेशनली जो चेंज हुआ है, वेदर इट इज रिलेटेड टू ट्रम्प कमिंग बैक और वेदर इट इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन द यूएस फेड रेट, हमने एक तो जरूर देखा है कि इंटरनेशनल फंड फ्लो अब इमर्जिंग मार्केट से बाहर हो रहा है, और मतलब और दे आर रिड्यूसिंग देयर एक्सपोजर एंड दे आर गोइंग मोर टुवर्ड्स यूएस। और एक जो ट्रंप से जीतने से एसोसिएटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उन्होंने ये भी कहा था कि टैक्स रेट इन यूएस वो बहुत कम करेंगे। अगर वो कम करते हैं तो अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विल फ्लो एंड मनी विल फ्लो इनटू यूएसए, और कितनी जल्दी हम उस पर रिएक्ट करते हैं, हम और अदर इमर्जिंग मार्केट्स, टू टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन, और कहाँ तक इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, कहाँ तक वेदर वी हैव द लग्जरी ऑफ रिड्यूसिंग द इनकम टैक्स और उसके बाद फिस्कल डेफिसिट मैनेज करो, ये एक इक्वेशन कहना जरा मुश्किल है, और लग रहा है कि शायद इमर्जिंग मार्केट इसका रिस्पॉन्स लेट ही करेंगे, और इंडिया भी शायद रिस्पॉन्स लेट कर सकती है, बिकॉज इसका इम्प्लीकेशन समझने में भी शायद टाइम लग जाए कि ओवरऑल क्या हो जाए। तो मुझे लगता है कि सम ऑफ दिस थिंग्स विल कंटिन्यू टू पोज अ क्वेश्चन मार्क, और हमको भी ऐसे ही लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट और उसका रिफ्लेक्शन मार्केट में जरूर दिखाई देगा।